Hello friends, my name is Anuj Kumar and I welcome you all to the official YouTube channel of TechSarge, जहाँ पे हम आपसे सभी तरीके की फाइनेंशियल, लीगल, सेक्रेटरियल और अपने फील्ड से जुड़ी हुई काफ़ी सारी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट दैट बेल आइकॉन सो यू डोंट मिस आउट ऑन एनी लीगल अपडेट्स. तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीमैट ऑफ शेयर्स. डीमैट ऑफ शेयर्स. तो इस चीज़ को समझने के लिए ना, इस डीमैट ऑफ शेयर्स को समझने के लिए हमें पहले कुछ टर्म्स हैं 2-3 जो हमें वो समझनी पड़ेगी. जैसे कि पहली टर्म है डिपॉजिटरी क्या होती है, दूसरा है कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं जिसे हम डीपी भी कहते हैं. ठीक है, और फिर इनका रिलेशनशिप क्या होता है, डिपॉजिटरी का और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का रिलेशनशिप क्या होता है, रिलेशनशिप. ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम जाने कि डिपॉजिटरी क्या होती है, तो डिपॉजिटरी कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है. तो डिपॉजिटरी कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जो सिक्योरिटीज, जो किसी इन्वेस्टर के सिक्योरिटीज को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखती है ना, उसे हम कहते हैं डिपॉजिटरी. तो डिपॉजिटरी के लिए मैंडेटरी है कि वो एक कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड होनी चाहिए. मतलब कि ये इसका रजिस्ट्रेशन ना कंपनीज एक्ट में होना ही चाहिए. कोई भी कंपनी पहले कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होगी, कंपनी बनेगी, उसके बाद ही वो डिपॉजिटरी बन सकती है. ठीक है, दूसरा है कि कंपनीज एक्ट के साथ साथ इसको सेबी रेगुलेशंस में भी रजिस्टर्ड होना जरूरी है. सेबी रेगुलेशंस एक्ट 1996. ठीक है, तो एक कंपनी पहले कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होगी, सेबी रेगुलेशन एक्ट में रजिस्टर होगी, उसके बाद वो डिपॉजिटरी बन सकती है. कोई भी डिपॉजिटरी बन सकती है, कोई बैंक बन सकती है डिपॉजिटरी, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन सकता है, एनबीएफसी बन सकती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो, लेकिन ये 2 चीज़ें मैंडेटरी हैं कि वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होनी चाहिए और सेबी रेगुलेशन एक्ट में रजिस्टर होनी चाहिए. ठीक है, तो डिपॉजिटरी क्या करती है, डिपॉजिटरी के पास ना एक इंडिविजुअल के शेयर्स रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में. सेम जैसे बैंक के पास पैसा रहता है ना इंडिविजुअल का, सेम वैसे ही प्रोसेस है, सेम वही चीज़ है कि डिपॉजिटरी के पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स रहते हैं. और अगर आज की बात करें तो आज की डेट में हमारे पास 2 ही डिपॉजिटरी है. सेबी ने सिर्फ 2 को अलाउ करा है डिपॉजिटरी बनने से अभी तक, जो सेबी में रजिस्टर्ड है. जैसे कि पहली है CDSL और दूसरी है NSDL. तो ये दोनों अभी करंट डेट में अगर आज की बात करें, आज तक ये 2 डिपॉजिटरीज हैं. सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड. तो ये 2 डिपॉजिटरीज हैं. यहाँ पर ये दोनों अभी तक सेबी से रजिस्टर्ड है और ये प्राइवेट लिमिटेड भी है, मतलब कंपनीज एक्ट में भी रजिस्टर्ड है. तो ये तो हो गया डिपॉजिटरी. अब हम देखते हैं कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं, मतलब कि डीपी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में डीपी भी कहते हैं. डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट कोई भी एजेंट या रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर हो सकता है. रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर. ठीक है, तो तो ये एजेंट होते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट. ये डिपॉजिटरी का एजेंट होता है, रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं. तो हम उन्हें डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स कह सकते हैं. एजेंट बनने के लिए ना ये जरूरी है कि एजेंट या बनने के लिए कि हम सेबी से रजिस्ट्रेशन जरूरी है, कि सेबी में रजिस्टर होना इंपॉर्टेंट है. सेबी से रजिस्ट्रेशन जरूरी है ताकि तभी ये एजेंट बन पाएंगे. ठीक है, कोई भी अगर अप्लाई करेगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनने के लिए, कोई भी एजेंट बनने के लिए, तो सेबी में रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है. और अगर सेबी में रजिस्ट्रेशन होगा तो मतलब इन पे ये रूल्स भी अप्लाई होंगे जो सेबी रेगुलेशन एक्ट 1996 में है. तो ये भी अप्लाई करने पड़ेंगे उनसे सारे. तो अब लास्ट चीज़ हमारे पास इसमें ये है कि डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का रिलेशनशिप क्या होता है. तो अगर हम इस चीज़ को समझें कि एक होते हैं, मान लीजिए डिपॉजिटरी होती है एक डिपॉजिटरी. ठीक है, एक हो गया हमारे पास एजेंट ले लेते हैं, या फिर इसे हम लिखते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, यानी कि डीपी हमारा. और एक होगी हमारे पास एक्स लिमिटेड, मतलब कोई कंपनी ले लेते हैं हम एक्स. तो इनका रिलेशनशिप क्या होता है डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट का. डिपॉजिटरी को हम ले लेते हैं, हमारे पास 2 डिपॉजिटरी हैं, जैसे NSDL और CDSL. तो हम कोई सी भी एक ले लेते हैं, जैसे हम ले लिया NSDL. और डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई भी हो सकता है. तो यहाँ पर हम फॉरेन बैंक ले लेते हैं, फॉरेन बैंक. ठीक है, और एक ये है हमारी कंपनी जो हमने ले रखी है एक्स कंपनी. तो मान लीजिए अगर कंपनी एक्स को कोई शेयर्स डीमैट करवाने हैं ना, कोई भी सर्विसेज अवेल करनी है डिपॉजिटरी से, तो वो डायरेक्टली NSDL के पास नहीं जा सकता, उसे एजेंट के थ्रू ही जाना पड़ेगा, मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू जाना पड़ेगा. क्योंकि कोई भी डिपॉजिटरी डायरेक्टली कंपनी को सर्विसेज नहीं अप्लाई करती, सर्विसेज देती ही नहीं है कोई भी. वो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, ये एजेंट, तो ये दोनों आपस में एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप बनाते हैं, एजेंट प्रिंसिपल का.
क्योंकि ये एज अ मीडिएटर काम करता है। अगर किसी कंपनी को कोई भी सर्विसेज अपील करनी है डिपॉजिटरी से, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू ही जाती है, क्योंकि डायरेक्टली डिपॉजिटरी अप्लाई नहीं करती, अवेल ही नहीं करती, कोई सर्विस देती नहीं कंपनी को। तो ये तो थी कुछ टर्म्स जो हमने समझे, डिपॉजिटरी क्या होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होता है, उनका रिलेशनशिप क्या होता है। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि डीमटेरियलाइजेशन किसे कहते हैं। डीमटेरियलाइजेशन, तो डीमटेरियलाइजेशन कुछ भी नहीं होता, एक छोटा सा प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम डीमटेरियलाइजेशन कहते हैं। किस प्रोसेस को? मान लीजिए फिजिकल सर्टिफिकेट है, फिजिकल शेयर्स देख लीजिए या सर्टिफिकेट्स देख लीजिए, इसको कन्वर्ट कराना किसमें? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। तो इस कन्वर्जन के प्रोसेस को ना, इस कन्वर्जन के प्रोसेस को, फिजिकल सर्टिफिकेट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराने के प्रोसेस को हम कहते हैं डीमटेरियलाइजेशन। तो इस प्रोसेस का नाम है डीमटेरियलाइजेशन। तो और डीमटेरियलाइजेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें कि हमारे पास फिजिकल सर्टिफिकेट तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके बाद हमारे पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। डीमैट अकाउंट ये बहुत ज़रूरी है, वरना शेयर्स डीमैटराइज होकर रहेंगे कहाँ पे? तो डीमैट अकाउंट आप अपने डीपी से कॉन्टैक्ट करके डीपी ओपन करके देता है आपको डीमैट अकाउंट। ठीक है, डीपी मतलब डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स, क्योंकि डायरेक्टली डिपॉजिटरी का जा नहीं सकती कभी भी इंडिविजुअल या कंपनी, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के थ्रू ही जाना पड़ता है हमें। तो अब इसके साथ देखते हैं, इसका ऊपर ना एक एक्ट अप्लाई होता है, तो एक्ट के कुछ फीचर्स भी हैं इसमें, तो हम वो भी देख लेते हैं। तो वो एक्ट है डिपॉजिटरीज एक्ट 1996। ठीक है, तो इसमें कुछ फीचर्स बताए हुए हैं इस डिपॉजिटरी एक्ट की। ये एक्ट कहता है कि सिर्फ इस एक्ट की वजह से डीमटेरियलाइजेशन प्रोसेस है ये पॉसिबल है, कि ये क्योंकि ये एक्ट सारे गाइडलाइंस, सारे रूल्स ये बनाते हैं कि फिजिकल सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। तो ये एक्ट कहता है कि पॉसिबल डीमटेरियलाइजेशन, पॉसिबल डीमटेरियलाइजेशन ओनली बिकॉज दिस एक्ट। और क्या कहता है ये एक्ट? ये एक्ट पूरे होल इंडिया, मतलब होली इंडिया एक्सटेंड करता है, मतलब पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल है। और ये एक्ट कहता है कि मल्टीपल डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बना सकते हैं, हो सकती है कंपनी। आज के डेट में तो 2 ही हैं, बट जरूरी नहीं कि सिर्फ 2 ही हैं, और भी बन सकती हैं। वो ये एक्ट बताता है कि मल्टीपल डिपॉजिटरीज कैन बी सेटअप। ठीक है, तो ये एक्ट बताता है, डिपॉजिटरी एक्ट 1996। और इस एक्ट में अगर डिपॉजिटरी बन रही है तो उसे सेबी से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, और सेबी ही सर्टिफिकेट टू कमेंस बिजनेस इशू करेगी एज अ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनने के लिए। तो अभी तक हमने देखा कि डिपॉजिटरी क्या होती है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, उनका रिलेशनशिप क्या होता है। हमने डीमटेरियलाइजेशन भी पढ़ लिया कि डीमटेरियलाइजेशन क्या होता है, फिजिकल स्टॉक को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट कराना, उसे कहते हैं हम डीमटेरियलाइजेशन का प्रोसेस। ठीक है, और उसे गाइड कौन करता है? डिपॉजिटरी एक्ट। तो अब हम ये देखते हैं कि प्रोसेस क्या होता है, कि पूरा प्रोसेस स्टार्टिंग टू एंड, कि अगर मेरे पास फिजिकल शेयर्स हैं और मेरे को उसे डीमैट करवाना है तो उसके लिए प्रोसेस क्या रहेगा। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं डीमैट का प्रोसेस। तो प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप कि हमें एक अकाउंट तो चाहिए। तो अब मान लीजिए, इसको इस तरीके से समझते हैं, मान लीजिए ओनर है, दो टाइप के ओनर होते हैं, एक होता है बेनिफिशियल ओनर और एक होता है रजिस्टर्ड ओनर। ठीक है, तो बेनिफिशियल ओनर कोई भी हो सकता है, इन्वेस्टर हो सकता है जैसे, ठीक है, और रजिस्टर्ड ओनर होता है हमारी डिपॉजिटरी, क्योंकि उसी के वास्ते वही तो शेयर देता है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या होती है कि ये जो बेनिफिशियल ओनर है ना, ये रिक्वेस्ट वो अपना अकाउंट ओपन कराएगा डीपी से, जिसे हम कहते हैं डीमैट अकाउंट। ये कौन ओपन करके देगा? ये डीपी ओपन करके देगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। तो सबसे पहला चीज बेनिफिशियल ओनर अपना डीमैट अकाउंट लेगा, डीमैट अकाउंट ओपन करवाएगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से। फिर उसके बाद एक फॉर्म होता है DRF, जिसे हम कहते हैं डिपॉजिटरी रिक्वेस्ट फॉर्म। तो ये इन्वेस्टर ये DRF फॉर्म फिल करेगा, अपने डीपी को भेजेगा, विद अपने फिजिकल शेयर्स को अटैच करके साथ में भेजेगा। तो उसने DRF फॉर्म फाइल करके अपने फिजिकल शेयर्स को डीपी को भेज देगा। उसके बाद का प्रोसेस क्या होता है कि अब तो भेज दिया उसने DRF, तो अब DRF भेज दिया, किसको भेजा? डीपी को भेजा। तो डीपी क्या करेगा ना, डीपी इसको वेरीफाई करेगा कि इसने वेरिफिकेशन करना जरूरी तो है कि इसने जो DRF फॉर्म भेजा है उसमें कोई गलती तो नहीं, वो सारी चीजें देखेगा उसे डीपी कि सारा वेरिफिकेशन करेगा, तो उसमें मतलब वेरिफिकेशन। ठीक है, तो वेरिफिकेशन में वो सारी चीजें देख ली उसने, तो वेरिफिकेशन करने के बाद उसे अगर कोई मिस्टेक है, कुछ है, तो वो रिजेक्ट कर देगा, अदरवाइज तो वो अप्रूव करेगा। और उसके बाद वो एक डीमैट रिक्वेस्ट डालेगा। वो कौन? डीपी डालेगा ये रिक्वेस्ट।
डीमैट रिक्वेस्ट डालेगा डिपॉजिटरी को। डिपॉजिटरी कौन सी आज की डेट में हमारे पास, NSDL या CDSL, ठीक है। तो इन दोनों के पास रिक्वेस्ट डालेगा, डीमैट रिक्वेस्ट, कि ये हमारे पास शेयर्स हैं, इन्हें डीमैट करना है, क्योंकि उसने वेरिफिकेशन पहले कर ली ना, उस ठीक होने के बाद का प्रोसेस है। और वो इस रिक्वेस्ट की सेम कॉपी ROC को भेजेगा और कंपनी को भेजेगा। डीमैट रिक्वेस्ट जो उसने डिपॉजिटरी को भेजा ना, उसकी सेम कॉपी ROC को भी भेजेगा और कंपनी को भी भेजेगा। अब कंपनी ये चेक करेगी इसके बाद ये चीज़, तो इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं कंपनी पे। तो कंपनी क्या करेगी, तो ROC के पास गई है रिक्वेस्ट और गई है कंपनी के पास। तो ROC अब सारी जो उसका रिक्वेस्ट चाहिए ना, उसमें सारी वेरिफिकेशन करेगा, वो भी वेरीफाई करेगा। DP वेरीफाई नहीं करता, वेरीफाई करेगा, उसकी जेन्युइननेस देखेगा कि वो सारी जेन्युइन सर्टिफिकेट हैं नहीं है, कोई फर्जी काम तो नहीं हो रहा। तो सारी जेन्युइननेस चेक करके वो भी अपनी कंफर्मेशन दे देगा कि हाँ सारे डॉक्यूमेंट सही हैं और जेन्युइन है। तो जब ROC ये कंफर्म कर देगा ना, तो ROC कंफर्म कर देगा ना कि सारी डिटेल्स ठीक हैं, तो उसके बाद एक उसका DP ना DRN जनरेट करता है एक, जिसे हम कहते हैं डीमैट रिक्वेस्ट नंबर, डीमैट रिक्वेस्ट नंबर। और वो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन भी भेजेगा किसको, डिपॉजिटरी को। कौन भेजेगा, DP भेजेगा ऑफ कोर्स। इलेक्ट्रॉनिक कंफर्मेशन मतलब कि ई कंफर्मेशन भेजा किसको, डिपॉजिटरी को। तो अब ई कंफर्मेशन भेज दिया उसने कि सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, आगे डीमैट रिक्वेस्ट नंबर भी जनरेट कर दिया। तो अब इलेक्ट्रॉनिकली डिपॉजिटरी क्या करेगा, डिपॉजिटरी सारे शेयर्स, इक्विवेलेंट शेयर क्यों, जो आपके फिजिकल सर्टिफिकेट में नंबर ऑफ शेयर्स है ना, वही इक्विवेलेंट शेयर्स जो आपके फिजिकल शेयर्स में ना, वो उसके अकाउंट में डाल देगा। कौन से अकाउंट में, डीमैट अकाउंट में डालते हैं, क्योंकि डीमैट अकाउंट ही है जहाँ पर सारे शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होल्ड करे जाते हैं। और अकाउंट करने के बाद सारे शेयर्स, तो एक DP का ये भी होता है कि वो कम्युनिकेट करना पड़ता है ROC को कि हमने सारे शेयर्स कन्वर्ट हो गए हैं और वैलिड है। तो जब ये सारा प्रोसेसिंग हो जाती है ना, डीमैट आ जाते हैं उसमें, तो उसके बाद ना डिपॉजिटरी एक ISIN नंबर इशू कर देता है पर शेयर। ये हर शेयर का अलग होता है, ठीक है, ईच क्लास ऑफ शेयर, इसको लिखते हैं ईच, हर शेयर के लिए एक ISIN नंबर, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये इशू कर देता है हर शेयर्स के लिए। तो ये था पूरा डीमैट का प्रोसेस कि क्या क्या होता है। जो पहले डीमैट अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है, DRF फॉर्म सबमिट करना पड़ता है, DP उसकी वेरिफिकेशन करता है, फिर वो जो रिक्वेस्ट है ना ROC के पास जाती है, कंपनी के पास जाती है और डिपॉजिटरी के पास जाती है। तो सबसे पहले तो डिपॉजिटरी के पास जाती है रिक्वेस्ट, वो जो रिक्वेस्ट डिपॉजिटरी के पास जाती है वो ROC और कंपनी के पास भी जाती है। ROC का रिक्वेस्ट है तो वो भी वेरीफाई करेगा, कि उसकी जेन्युइननेस है या नहीं है। अब वो कंफर्म कर दी कि हाँ सारे डॉक्यूमेंट जेन्युइन है, तो उसके बाद एक DRN इशू होता है, मतलब डीमैट रिक्वेस्ट नंबर इशू कर देता है DP। फिर उसके बाद ई कंफर्मेशन जाती है, ई कंफर्मेशन डिपॉजिटरी के पास जाती है सेम चीज़ की, फिर डिपॉजिटरी चेक करता है, इक्विवेलेंट शेयर्स के अकाउंट में क्रेडिट कर देता है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है डीमैट का, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को डीमैट के प्रोसेस के बारे में पता चला होगा, डिपॉजिटरी क्या होती है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स क्या होते हैं, ये भी आपको पता चला होगा, और उनका रिलेशनशिप क्या होता है ये भी पता ही चला होगा आपको। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अगर आप डिस्क्रिप्शन में आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारा, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप या कमेंट में हमें बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, कोई भी क्वेरीज है हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच।